नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले राणा उदय सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। 1537 से 1572 तक का इनका टाइम पीरियड था और राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। यानी एक महान बलिदान दिया गया था पन्नाधाय के द्वारा अपने पुत्र चंदन का। और किसको बचाने के लिए दिया गया था? ये महाराणा उदय सिंह को। यानी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के जो उत्तराधिकारी थे उनको यानी उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। और एक महान बलिदान कहा जाता है इसको, जिसमें पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के वंश को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक सहयोग दिया। फिर यहाँ से जब उदय सिंह को बचा लिया गया था, तब उदय सिंह को यहाँ से बचाकर कुंभलगढ़ किले में भेजा गया था। यानी यहाँ से फिर कुंभलगढ़ के किले में इनका लालन पोषण हुआ था, वहीं बड़े हुए थे। वहीं मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। किसके सहयोग से? मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। फिर आगे उदय सिंह फिर जब राज्याभिषेक होने के बाद में ये बनवीर की हत्या कर देते हैं और मेवाड़ का जो गद्दी है उसके ऊपर ये विराजमान होते हैं। फिर उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाया गया। यानी उदयपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया था? महाराणा उदय सिंह के द्वारा। यानी ये जो पहले चित्तौड़ के अंतर्गत किले में थे, तो जो ये चित्तौड़ का किला है यहाँ पर आक्रमण वगैरह बहुत होते थे, तो सुरक्षित स्थान के रूप में उदयपुर नगर बसाया गया था और फिर उसे अपनी क्या बनाया था? राजधानी। यानी उदयपुर जो शहर या नगर बसाया था वो 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था और फिर इस नगर को बसाकर उदय सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी। और वहाँ पर उन्होंने उदय सागर झील और मोती मंगरी के सुंदर महलों का भी निर्माण करवाया गया। यानी फिर जब नगर बसा दिया तो यहाँ पर एक उदय सागर झील का भी निर्माण किया गया था और एक मोती जो मंगरी के सुंदर महल है उनका भी निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाए गए थे। अक्टूबर ये 1567 के अंतर्गत अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। यानी तो अपन कह सकते हैं उदय सिंह के समय दिल्ली में जो सुल्तान कह सकते हैं मुगल बादशाह था, वो कौन था? अकबर। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार, यानी जब अकबर के द्वारा उदय सिंह के ऊपर हमला किया गया, चित्तौड़ के ऊपर हमला किया गया, तो उसके बाद अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा किसको सौंप कर चले गए? जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया नामक दो सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ी क्षेत्रों में
चले जाते और फिर इनके द्वारा अकबर की सेना का सामना किया जाता है और उदय सिंह फिर किले का भार इनको सौंपकर पहाड़ों में चले जाते हैं। और बाद में ये जयमल राठौर और ये फत्ता सिसोदिया वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई अकबर ने जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की जो वीरता के कारण उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां कहाँ लगाई थी? आगरा के दुर्ग के बाहर। तो ये था उदय सिंह के बारे में। वैसे उदय सिंह के बारे में भी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन जो इस बुक के अंतर्गत है उसी के आधार पर अपन चर्चा करेंगे और जो अलग से कुछ फैक्ट आएंगे वो भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप यानी इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1572 से लेकर 97 तक। अब 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। यानी ये मेवाड़ के शासक बने। सबसे पहली बात तो इनका जन्म कब होता है? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जो बादल महल है, बादल महल में जूनी कचहरी है, वहाँ पर इनका जन्म होता है और ये 1572 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। यानी बात करें तो महाराणा प्रताप जब राज्याभिषेक इनका होता है उससे पहले जो महाराणा उदय सिंह है वो किसको उत्तराधिकारी बनाते हैं? जगमाल को। यानी महाराणा प्रताप के बारे में अगर देखें तो राजमहलों की जो ये क्रांति कहलाती है इसके अंतर्गत राज्याभिषेक या गद्दी पर बैठने से को लेकर इन भाइयों के बीच में खींचातानी होती है, जिसके अंतर्गत उदय सिंह जो जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन जो वहाँ के सरदार हैं उनके द्वारा इस जगमाल को स्वीकार नहीं किया जाता है और महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठाया जाता है। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासक था। यानी उस समय दिल्ली का जो बादशाह कौन था? अकबर। यानी महाराणा प्रताप के समकालीन कौन था? अकबर। और उससे पहले थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि भाई महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह था और इनकी माता का नाम, आप बताओ कि भाई इनकी माता का क्या नाम था? जयवंता बाई, जो पाली के सोनगरा अखेराज की पुत्री थी। आगे देखें तो प्रताप के सामने दो मार्ग थे। या तो वे अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। यानी जब अकबर राजगद्दी पर बैठे तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अब अकबर के समय जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह, उनके सामने भी युद्ध हो चुका था। तो अब अकबर के सामने भी यही स्थिति थी। या तो वो महाराणा प्रताप के सामने भी यही स्थिति थी कि या तो वे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले या फिर उनका स्वतंत्रतापूर्ण उनका क्या करे? मुकाबला करे। फिर दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। यानी अगर वे स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने की बात करते हैं, वो उनके सामने
संधि नहीं करते, झुकते नहीं, तो उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी प्रताप ने दूसरा विकल्प संघर्ष को ही चुना। यानी आखिर में प्रताप ने कौन सा विकल्प चुना? संघर्ष करने का विकल्प चुना कि हम बादशाह अकबर के साथ संधि नहीं करेंगे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इस संघर्ष की स्थिति में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। यानी अब आपको संघर्ष करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने क्षेत्र से अपनी शक्तियों को संगठित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। क्या किया जाए? मेवाड़ को संगठित किया जाए। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहा। यानी फिर ये कर्तव्यनिष्ठ भी थे, विचारों के अंतर्गत निपुण थे। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ के जो सामंत थे, सामंतों को, और जो भील समुदाय थे उनका एक गुट बनाया जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया। यानी भीलों का एक गुट बनाया था, और भील जो समाज था, समुदाय था, वो देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहता था। तो इसीलिए महाराणा प्रताप ने अपनी जो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत जो भील समुदाय के व्यक्ति थे उनको उच्च पद दिए थे। और मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंधन करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना स्थान, जो निवास था, निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थापित कर दिया। यानी पहले मुगलों से युद्ध करने या अपने आप को सुरक्षित रखने या बचाने के लिए गोगुंदा से अपने आप को वहाँ से हटाकर अपना जो निवास स्थान बनाया था वो कहाँ बनाया था? कुंभलगढ़ के अंतर्गत। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। यानी अकबर चाहता था कि कैसे भी करके मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया जाए। यानी किसको अपने अधीन कर लिया जाए? मेवाड़ को। इसलिए उसने समझौते के भी प्रयास किए थे। यानी जो 1570 के अंतर्गत नागौर के अंतर्गत दो सभा स्थापित की गई, दरबार लगा था, जिसके अंतर्गत अधिकांश जो राजघराने थे उन्होंने संधि स्वीकार कर ली थी। लेकिन अकबर के अंदर, अकबर से अगर बात करें तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और मेवाड़ के जो चंद्रसेन थे उन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर अकबर के द्वारा अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके द्वारा एक श्रेष्ठ, जो 4 शिष्ट मंडल भी भेजे गए थे, जिससे ये कहा गया कि भाई आप कैसे भी करके अकबर को, अकबर की अधीनता स्वीकार करवाया जाए महाराणा प्रताप से। तो 1572 से लेकर 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्ट मंडल क्रम से जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल के नेतृत्व में पहले। यानी ये कर्म है। यानी सबसे पहले जलाल खां गए थे, और उसके बाद में ये मानसिंह, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। यानी बात करें तो जो पहला जो शिष्ट मंडल गया था जिसमें जलाल खां कोचित तो थे, वो नवंबर 1500 और 72 के अंतर्गत गए थे। उसके बाद में जून 1573 के अंतर्गत आगे 1573 के अंतर्गत मान सिंह गए थे, और उसके बाद सितंबर 1573 के अंतर्गत भगवंत दास गए थे, और जो अंतिम थे वो दिसंबर
1573 के अंतर्गत गए थे, जो थे टोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप को राजी करने में वे सभी असफल रहे। वे केवल महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु मना नहीं सके। यानी अकबर के द्वारा ये शिष्टमंडल भेजा गया कि भाई कैसे भी करके महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाई जाए, लेकिन इन चारों शिष्टमंडल को कामयाबी नहीं मिली। अतः मगर महाराणा प्रताप ने संधि स्वीकार करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, यानी वो संधि उन्होंने नहीं की थी। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा था। यानी अब जब उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की तो अब अकबर मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने की सोचता है और इसी के तहत वे कहाँ पहुंचता है, अजमेर पहुंचता है और मेवाड़ पर आक्रमण करने की पूरी योजना बनाता है और इसका जो अभियान का नेतृत्व सौंपा था वो सौंपा था मान सिंह को। आगे देखें तो 18 जून 1576 को ईस्वी को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी जो आरबीसी की बोर्ड बजाती है 21 जून 1576 में खमनेर के पास मुगल सेना का और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में युद्ध होता है और इसको हल्दी घाटी के युद्ध से नाम से जाना जाता है। आगे देखें, इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था। यानी मुगल सेना का जो सेनापति था वो कौन था? आमेर का मान सिंह कछवा। जबकि प्रताप की सेना का जो हरावल अग्रिम दस्ता, जिसको हरावल कहते हैं, उनका नेतृत्व ये हकीम का सूर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा था? हकीम का सूर के द्वारा। और युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। यानी जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, युद्ध होने लगा, तो उसके बाद महाराणा प्रताप को युद्ध के अंतर्गत संकट की स्थिति में देखकर जो महाराणा प्रताप को उस युद्ध भूमि से दूर भेजा गया और सेना को ये लगे नहीं कि भाई महाराणा प्रताप यहाँ है नहीं, इसलिए जो जालाबीदा है उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई महाराणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया था? तो जालाबीदा के द्वारा। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। यानी बोर्ड की किताबें ये कहती है कि यह युद्ध कैसा रहा? अनिर्णायक, यानी इसमें निर्णय हुआ ही नहीं। अकबर चाहता था महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन वो तो उनके हाथ में नहीं आई। तो बोर्ड की किताबें कहती है कि यह युद्ध कैसा रहा? अनिर्णायक। आगे देखें, इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। तो यहां से पूछ सकते हैं कि भाई इस युद्ध को अबुल फजल ने क्या नाम दिया? खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी ने क्या कहा कि ये गोगुंदा का युद्ध है। जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। तो जेम्स टॉड ने क्या कहा कि ये तो हल्दी घाटी का युद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अबुल फजल ने क्या कहा कि ये खमनोर का युद्ध है। बदायूनी ने क्या कहा? ये गोगुंदा का युद्ध है। जेम्स टॉड ने क्या कहा कि ये हल्दी घाटी का युद्ध है।
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू कर दिया। बाद में जब ये युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं और बाद में पहाड़ों के अंदर किसी रहते हैं और वहीं पर छिपकर महाराणा प्रताप अकबर की सेना के ऊपर हमला किया करते थे। 1576 से लेकर 85 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। यानी हल्दी घाटी के युद्ध 1576 से लेकर लगभग 85 तक अकबर के द्वारा मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए कई अभियान भेजे गए, लेकिन उनमें उनको क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। आगे देखिए, इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कौन कौन सी दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई? देखो, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। अब महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर में मुगल शिविर पर आक्रमण कर जो अब्दुल रहीम खान ए खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया गया। यानी समय कब था? 1580 के अंतर्गत एक ये शेरपुर के अंतर्गत मुगल शिविर जो लगा हुआ था, जिसके अंतर्गत जो अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की कुछ महिलाएं थी, उनको अकबर के द्वारा महाराणा अमर सिंह के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को से समान सुरक्षित भिजवाने का आदेश दिया। फिर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनको से सम्मान सुरक्षित भेजने के आदेश दिए कि भी आप इन महिलाओं को सुरक्षित तरीके से वापस अपने जगह पर भेज कर आओगे। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा की ये अनुपम उदाहरण है। और 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले की एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया था। यानी समय था 1582। कौन सा समय था? 1582 में 1582 दिवेर की चौकी पर आक्रमण किया गया, जिसके अंतर्गत कंवर अमर सिंह ने वहां पर जो मुगल अधिकारी तैनात था सुल्तान खां, उनको भाले के एक वार से कहाँ पहुंचा दिया? परलोक के अंतर्गत पहुंचा दिया था। दिवेर जो वर्तमान में राजसमंद जिले में उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। और यहाँ पर ये जो मौजूद थे सुल्तान खां, इनके ऊपर महाराणा प्रताप के द्वारा हमला किया गया और एक भाले के वार से इनको परलोक पहुंचा दिया गया था। जो ये सुल्तान था, सुल्तान खान, ये अकबर का काका था। आगे अगर बात करें, दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया और एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। यानी यहाँ से जीत की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। यही कारण था कि कर्नल टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। तो पूछ सकते हैं, कर्नल टॉड ने दिवेर को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन, दिवेर के युद्ध को। 1585 ईस्वी में के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। यानी कहाँ, कब से? 85 जो 85 है, इनके बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजता है। 1585 से लेकर जो 97 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगुड को छोड़कर शेष राज्य पुनः प्राप्त कर लिए थे। यानी
85 से 97 तक एक तो चित्तौड़गढ़ को और मांडलगढ़ को, इन दो को छोड़कर अकबर ने महाराणा प्रताप ने जितने भी क्षेत्र थे उनको वापस प्राप्त कर लिया था। और बाद में चावंड को क्या बनाते हैं, ये अपनी राजधानी बनाते हैं और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। यानी अकबर प्रताप के द्वारा अपनी राजधानी कहाँ बनाई गई थी, चावंड के अंतर्गत। 19 जनवरी 1597 97 को प्रताप की मृत्यु हो गई। यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है, 19 जनवरी 1597। ये डेट याद रखना कि इनकी मृत्यु कब होती है। चावंडी के पास जो बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। कब इनकी मृत्यु होती है, 19 जनवरी 97 के अंतर्गत, 1597 के अंतर्गत। और चावंड के पास जो बाडोली नामक गांव है वहां पर इनका क्या किया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था। यानी अगर बात करें तो 19 जनवरी 1597 को प्रताप का जो धनुष होती है, धनुष के ऊपर जो उसकी प्रतिष्ठा चढ़ाई जाती है, तो वो कहते हैं कि जो प्रतिष्ठा चढ़ाते समय वे घायल हो गए थे और घायल होने से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाडोली गांव के निकट महाराणा का प्रताप का अग्नि संस्कार हुआ, जहां पर उनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई। प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं कि जो आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी ने किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक जो कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। यानी अरावली का ऐसा कोई भी भाग नहीं था जिसके अंतर्गत महाराणा प्रताप के द्वारा युद्ध नहीं किए गए थे, कार्य नहीं किए थे। यानी ये उनका क्या मान सकते हैं अपन, अरावली को उनका घर मान सकते हैं अपन। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और मेवाड़ दिवेर मेवाड़ का मैराथन। हल्दी घाटी को क्या माना गया, हल्दी घाटी को माना गया मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को माना गया मेवाड़ का मैराथन। तो आगे चर्चा करेंगे अगले भाग के अंतर्गत। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।